हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल बैंकिंग में एक केस स्टडी करेंगे जो कि आपकी बेस्ड ऑन है व्हीकल लोन पर। ठीक है, तो व्हीकल लोन पर बेस्ड एक केस स्टडी करेंगे और इत्तेफाक की बात है ये है फ्रेंड्स कि ये जो केस स्टडी है ना वो दिसंबर 2020 और जून 2022 के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, 2 बार पूछी जा चुकी है। तो इस बार जो जून 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले इसको मैंने टेलीग्राम पे इसी केस स्टडी को एक छोटा सा वीडियो बना करके पोस्ट किया था और वो इत्तेफाक से वही केस स्टडी जून 2022 के एग्ज़ाम में आ गई थी। तो काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे सर कि जो है आपको ये कैसे पता चला। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये सेम केस स्टडी दिसंबर 2020 में पूछी गई थी, उसी को मैंने कवर अप किया था और ये इत्तेफाक है, इट इज़ ए कोइंसिडेंस कि ये जून 2022 में अगेन पूछ ली गई है। ओके, तो मे बी कि जो है इसे फर्दर भी पूछा जाए या ना भी पूछा जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाएँ। बट व्हीकल लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप बैंक में काम करते हैं और कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको कितना व्हीकल लोन के तौर पर दे सकते हैं। मान लीजिए उसकी गाड़ी जो है 2.5 लाख रुपए की है, वो ख़रीदना चाहता है, तो वो 2.5 लाख रुपए में से आप कितना रुपए उसको दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता वैसे भी होनी चाहिए जनरली। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए केस हिस्ट्री क्या है, इतना सारा डेटा दिया हुआ है जो मैं ये रेड में आपको दिखा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के ये सारा इतना डेटा दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि मतलब इतना सारा डेटा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक बार आप समझ गए थीम तो बाकी ये गाइडलाइन केवल लिखी हुई हैं। तो एज पर पॉलिसी ऑफ बैंक, व्हीकल लोन इज ग्रांटेड फॉर परचेज ऑफ ओल्ड आर न्यू कार्स अगेंस्ट द प्राइम सिक्योरिटी ऑफ व्हीकल फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो काम की बात यह है कि व्हीकल लोन नई कार के लिए और पुरानी कार के लिए प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो व्हीकल आप खरीदोगे उसको आपको प्राइम सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा, यानी बैंक के पास में उसको गिरवी रखना पड़ेगा, है ना। गिरवी किस रूप में रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो कार वगैरह को हाइपोथेकेशन किया जाता है, राइट। हाइपोथेकेशन किया जाता है। अगर आप गोल्ड जो है बैंक के पास गिरवी रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेज, PLEDG। ठीक है, इसको प्लेज करते हैं, गोल्ड को प्लेज करते हैं, कार वगैरह को हाइपोथेकेशन करते हैं। ठीक है, हाइपोथेकेशन की खासियत क्या होती है, इसमें जो पोजीशन होता है, पोजीशन और ओनरशिप दो चीज़ें होती हैं। किसी सामान का ओनरशिप होती है और किसी सामान की पोजीशन होता है। तो जैसे जो आपकी कार है फ्रेंड्स, अगर आपने कार ले ली तो कार का पोजीशन किसके पास होगा, यानी कार एक्चुअल में किसके पास होगी, कस्टमर के पास ही होगी। ओनरशिप कार की किसके पास होगी, वो भी कार ओनर के पास ही होगी। भाई मैं ही उसका मालिक मैं ही हूँ और मेरे पास ही कार है। हाइपोथेकेशन की ये खासियत होती है। प्लेज की क्या खासियत होती है, ये आपके प्रमोशन के टर्म में भी पूछा जाता है कई बार, और कई बार जो है रिटेल बैंकिंग में भी पूछ लिया जाता है, ये जो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लेज के केस में पोजीशन, और इसका बात करें हम पोजीशन और ओनरशिप के मैं बात करूँ तो देखिए जब आप गोल्ड जो है बैंक में प्लेज करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जो गोल्ड है वो आप किसके पास छोड़ाते हैं, बैंक के पास छोड़ाते हैं। दैट मीन्स कि गोल्ड की पोजीशन किसके पास है, बैंक के पास है। किसके पास है, बैंक के पास है। कार की पोजीशन किसके पास है, जिसने कार खरीदी उसके पास है। बैंक के पास कार आप रख कर नहीं आओगे। देखो आप सोना बैंक में जमा कराओगे लेकिन आप कार नहीं जमा कराओगे। आपने कार खरीदी, बैंक में ले जा करके जमा कर दी, भैया ये रहा हमारा, इसको सिक्योरिटी के तौर पे कार रख लो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कार खरीदने का, राइट। तो इसलिए कार में यानी हाइपोथेकेशन जो सिक्योरिटी होती है उसमें पोजीशन और ओनरशिप दोनों ही उस बंदे के पास होती है जिसकी कार होती है। गोल्ड के केस में प्लेज होता है और प्लेज के केस में पोजीशन होता है बैंक के पास, और ओनरशिप किसकी होती है। क्या ये गोल्ड का मालिक बैंक हो गया, नहीं, गोल्ड का मालिक अभी भी जो कस्टमर है वही उसका ओनर रहता है। तो ओनरशिप कस्टमर के पास है और पोजीशन जो है बैंक के पास है। यहाँ पर पोजीशन भी कस्टमर के पास है, ओनरशिप भी कस्टमर के पास होती है। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है हाइपोथेकेशन और प्लेज में। कई बार आप लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, तो जान लेना यहाँ पर आवश्यक था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। यानी कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने कार ली है उसको कौन सी सिक्योरिटी क्रिएट होगी, मॉर्गेज होगा, हाइपोथेकेशन होगा, प्लेज होगा। तो अब आपको क्लियर हो जाता है कि कार वगैरह के केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइपोथेकेट करते हैं। उसके बाद में अगली जो बात है हाइपोथेकेशन की मैंने आपको बात कर दी। उसके बाद मैक्सिमम जो ऑन रोड प्राइस है उसका 90% देंगे। यानी अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि सर हमारी जो कार है उसका प्राइस 2.5 लाख रुपए है, तो आप उस 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम 90% आप उसको दे सकते हैं। अगर ऑन रोड प्राइस वो बोलता है कि मेरा 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख रुपए का 90% बोले तो 2,25,000 रुपये उस कस्टमर को आप दे सकते हो। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 का मतलब है जो भी पैसा आता है, मान लीजिए 2,17,540 रुपये आते हैं, तो इसको नियरेस्ट 1000 में आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, तो इसे 2,18,000 रुपये दे दीजिए।
ठीक है, ये चीज़ है। नियरेस्ट 1000 में हम 1000 में उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो ये भी बात हो गई। अब बात ये हो रही कि 90% ऑफ ऑन रोड आपने प्राइस कहा, तो ऑन रोड प्राइस में क्या क्या लेंगे। जैसे हम जब कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं सर कि एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं ना, एक्स शोरूम प्राइस बोलते हैं कि सर इसकी एक शोरूम प्राइस 13 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब एक शोरूम प्राइस अगर 13 लाख रुपए है तो क्या यही ऑन रोड प्राइस है? नहीं फ्रेंड्स, देखिए ऑन रोड प्राइस में आपका एक शोरूम प्राइस रहेगा, ध्यान रखिए, एक शोरूम प्राइस रहेगा प्लस रजिस्ट्रेशन, गाड़ी को जो आप आरटीओ में रजिस्टर करवाओगे उसके चार्जेस लगेंगे, उसको भी जोड़ोगे। रोड टैक्स जो आप पे करोगे वो भी इसमें जुड़ेगा। इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हो वो भी आपका जुड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ऑन रोड प्राइस में केवल गाड़ी का एक शोरूम प्राइस नहीं होता, उसमें जो आरटीओ ऑफिस में जा करके आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी हर एक स्टेट का अलग है, कहीं 8% लगता है, कहीं 10% लगता है, वो आप डिपेंड करता है, बट जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसको भी ऑन रोड प्राइस में लिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसका एक शोरूम प्राइस जो है 13 लाख रुपए है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 2 लाख रुपए लग रहे हैं, रोड टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है फ्रेंड्स 15 साल के लिए वसूलती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि आपकी गाड़ी 15 साल तक चलेगी, आफ्टर दैट आप इसको स्क्रैप कर देंगे, नहीं चलाएंगे। तो 15 साल का इकट्ठे रोड टैक्स आपसे वसूला जाता है। मान लेता हूँ मैं कि बड़ी गाड़ी है आपकी 50,000 रुपये आपको देना होगा, यानी 0.5 लाख ले दिया, 50,000 रुपये आपको मान लीजिए पूरे रोड टैक्स है 15 साल का, और इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए 1 साल का जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं मान लेते हैं उसका भी 20,000 रुपये लगेगा, तो 0.20 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये इतना सारी चीज़ें आप मतलब एक शोरूम प्राइस, आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, रोड टैक्सेस और इंश्योरेंस प्रीमियम, सारा जोड़ करके जो अमाउंट आता है उसे ऑन रोड प्राइस कहा जाता है। समझने की बात यहाँ पर ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की मैंने बात की तो मैंने कहा कि 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मैंने रोड टैक्स की बात की तो मैंने 15 साल की आपकी बात कर दी। अब आपके कंसर्न ये आएगा कि सर हम 1 साल का रोड टैक्स लें कि 15 साल का ले लें। तो देखिए फ्रेंड, जब आप गाड़ी खरीद रहे हो ना तो रोड टैक्स पूरा का पूरा आपको एक ही साथ में 15 साल का पे करना पड़ जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा पैसा हम ले लेंगे। अब आप बोलोगे सर इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर मैं इंश्योरेंस कोई कस्टमर 5 साल के लिए करवाता है वो करवा ले, उसकी मर्जी है, बट द इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। आप 1 ईयर का लोगे और वही वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 15 साल के लिए इंश्योरेंस करवा ले तो हम पूरा वैलिड करेंगे, नहीं। इंश्योरेंस माना जाता है कि आप 1 साल के लिए करवाते हो तो 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, 15 साल का पूरा रोड टैक्स गवर्नमेंट एक बार में उसको ले रही तो पूरे के पूरे 15 साल का। उसमें ऐसे नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा रोड टैक्स इतना अमाउंट है, ओके। तो वो ले लेना है आपको। तो हमें समझ में आ गया, एक शोरूम प्राइस लीजिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, रोड टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ लेते हैं तो वो बनता है आपका रोड प्राइस, और उस रोड प्राइस का 90% ही आप लोन के तौर पर सैंक्शन कर सकते हैं। जो मैंने ये बातें आपको समझा दी ना, ये आपको समझ में आ गई हैं तो आप यकीन मानो कि जो है केस स्टडी में कुछ रहता नहीं है, ओके। और सारी बातें इन्होंने देखिए केस स्टडी में खुद लिखी हुई, आपको अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, एक हिसाब से सारी बात ये खुद लिख करके दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। व्हाइल असेसिंग द लोन अमाउंट बैंक इंश्योर दैट बारोअर्स टेक होम एक शब्द है, डज नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ देयर ग्रॉस सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीड पर्सन। तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है और वो लोन ले रहा है तो बैंक ये इंश्योर करता है कि जो बारोअर है उसका जो टेक होम सैलरी है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। किसका? ग्रॉस सैलरी का। अब यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, 2 सैलरी होती है फ्रेंड्स आपकी, एक ग्रॉस सैलरी होती है और एक नेट सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी जैसे बैंक में हो सकता है ग्रॉस सैलरी मान लेता हूँ मैं 70,000 रुपये बनती है, इसका मतलब आपको टोटल कमाई 70,000 रुपये की होती है। अब इस 70,000 रुपये में से आपके डिडक्शंस लगते हैं फ्रेंड्स, आपको याद हो डिडक्शंस लगते हैं। क्या लगता है? एनपीएस में मान लीजिए आपका 7,000 रुपये कट गया है ना, 7,000 कहाँ चले गए? एनपीएस में कट गए। उसके बाद में पता चला कि जो है आपने कोई और लोन ले रखा है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ पहले से ही आपके पास एक व्हीकल लोन है या बाइक का लोन ले रखा है, उसमें भी आपकी किस्तें जाती हैं मान लेता हूँ 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये ये भी कट जाएगा। या मान लीजिए जो है LIC वगैरह आपने करवा रखा है, उसका प्रीमियम आप पे करते हैं, मैं मान लेता हूँ वो भी 4,000 रुपये आप पे करते हो। तो अब क्या हुआ कि ये सारी डिडक्शंस लगेंगी। ये ग्रॉस सैलरी है आपकी 70,000 रुपये, और आपको कितना मिलेगा इन हैंड, क्या मिलेगा आपको? तो भाई देखो 7,000 एनपीएस के चले गए, 3,000 रुपये हमारे चले गए किसके? जो हमारा एक लोन पहले से चल रहा है बाइक का, और 4,000 रुपये LIC वालों को मैंने पे कर दिया। तो कुल मिलाकर के इतना पैसा कटवा करके साथ साथ 14,000 रुपये कट गए, तो हमारे 56,000 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो ये 56,000 रुपये आपको इन हैंड मिलते हैं। क्या मिलता है? इन हैंड। और इसी को ही फ्रेंड्स हम नेट सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट सैलरी। जो आपके हाथ में पैसा आता है वो नेट सैलरी कहलाता है। ग्रॉस सैलरी वो है जो टोटल आपने अर्निंग की हुई है, ठीक है। तो अब बैंक ये कहता है कि जो कस्टमर है
उसको जो है अपने घर ले जाने के लिए जितनी उसकी ग्रॉस सैलरी है उसका 50% से कम वो अपने घर ना ले जाए। कहने मतलब जितना उसने ग्रॉस कमा रखा है उसका 50%, जैसे 70,000 रुपये कमाया है आपने तो इसका 50% हुआ 35,000 रुपये, इतना आपको अपने घर ले जाना होगा। मतलब ताकि उसका भी खर्चा पानी चले। ऐसा ना हो कि मतलब आप सोचिए ग्रॉस सैलरी मेरी 70,000 रुपये है, मुझे इन हैंड 56,000 रुपये मिल रहा है। अब बैंक से मैं कहूँ कि ऐसा करिए सर कि 50,000 रुपये काट लीजिए हर महीने मेरा, और एकदम धड़धड़ा करके 1 साल में मेरा लोन ख़त्म हो जाए, तो भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा लोन ख़त्म हो जाएगा। अब 6,000 रुपये आपको मिलेंगे महीने के। अब आप सोचिए कि 6,000 रुपये में आपका खर्चा चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपका 56,000 में कम पड़ते हैं तो 6,000 में क्या होगा ना। तो बैंक इसीलिए इंश्योर करना चाहता है कि जितनी भी ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ध्यान देंगे इस बात को, जो आपने ग्रॉस कमाया हुआ है उसका 50% नेट टेक होम कहते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, नेट टेक होम सैलरी बोलते हैं। इतना तो घर ले ही जाना है, ये नियम है, ये पॉलिसी कहती है कि बैंक इंश्योर करे कि बारोअर का जो टेक होम है वो नॉट फॉल बिलो 50%, 50% से कम नहीं होना चाहिए उनकी ग्रॉस सैलरी का। आप सैलरीड पर्सन, अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो 50% से कम ले करके अपने घर ना जाए, वरना बेकार हो जाएगा मामला, ठीक है। तो हमें ये भी बात हम ध्यान रख करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको दिमाग में रख करके चलनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। योर ब्रांच रिसीव्ड एप्लीकेशन विद फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए स्कूल टीचर। तो एक स्कूल टीचर से आपको फॉलोइंग डिटेल्स मिली हैं। अब स्कूल टीचर इसका मतलब ये सैलरीड पर्सन है, तो ये गाइडलाइन इसके ऊपर लगेंगी। देखो ग्रॉस मंथली सैलरी उसकी 62,000 रुपये है। तो जैसे ही अब ग्रॉस मंथली सैलरी आपको मिलती है तो हमें ये तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो 50% है ग्रॉस सैलरी का, तो 62,000 रुपये का 50% होगा 31,000 रुपये, 31,000। इतना उसको हर महीने घर ले जाना ज़रूरी हो जाता है। ये बात आप दिमाग में रख करके चलिए इस बात की वजह से। अब उसके डिडक्शंस क्या हैं, वो हर महीने LIC उसकी कटती है, यानी उसकी 62,000 रुपये जो सैलरी आती है उसमें से 3,000 रुपये वो काट दे देता है किसको, LIC वालों को। उसका PF इंस्टॉलमेंट जाती है, यानी जैसे NPS अपना जाता है वैसे PF इंस्टॉलमेंट 41 रुपये हर महीने चला जाता है। और जो उसने पहले से PF पर लोन ले रखा है उससे रिकवरी हर महीने 4500 रुपये जा रही है। उस PF लोन की रिकवरी है या PF की इंस्टॉलमेंट जा रही है 4500 रुपये। तो इतना रुपये उसका, ये इतना रुपये उसका जो है डिडक्शन हो जा रहा है। तो कितना रुपये उसका हर महीने कट जा रहा है फ्रेंड, 3,000 रुपये, फिर 4100 रुपये और फिर 4500 रुपये। आप इसको जोड़ लीजिए, 0 0 5 और 1 6 4 4 8 3 11,600 रुपये उसके, है ना, हर महीने कट जा रहे हैं। तो मतलब ग्रॉस सैलरी उसकी 62,000 है, लेकिन बंदा 62,000 घर नहीं ले जा पाता। उसको इन हैंड कितना मिलता है, 11,600 रुपये इसमें से कम हो जाते हैं। अगर हम इसको घटाएं, 0 0 10 में से 6 गए 4, यहाँ हुआ 1 0 हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ हुआ 6 में से 1 गए 5, 50,400 रुपये वो अपने घर ले जा पाता है। तो मतलब ग्रॉस सैलरी 62,000 रुपये है, लेकिन वो हर महीने 50,400 रुपये ही अपने घर ले जा पाता है, अगर उसको कोई और लोन ना दिया जाए तो, ठीक है। अब उसके बाद में डिटेल दी गई हमें कि उसका कार का एक शोरूम प्राइस 6,32,000 रुपये है। वो जो कार खरीदना चाहता है उसका एक शोरूम प्राइस 6,32,000 है। इंश्योरेंस का प्रीमियम 7,320 रुपये लगेगा। रोड टैक्स 15 साल का 21,600 रुपये है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1,900 रुपये है। इतना पैसा उसका खर्चा होगा। तो इसका मतलब हम अगर ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेंगे फिर, तो मैंने आपको समझाया था कि ऑन रोड प्राइस का 90% बैंक लोन देता है। लेकिन ऑन रोड प्राइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक शोरूम प्राइस आता है, इंश्योरेंस के पैसे लेते हैं, रोड टैक्स का पैसा लेते हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पैसा लेते हैं। तो हमें सारे पैसे ये जोड़ने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ओके। ये सारा का सारा आप जोड़ दोगे तभी जा करके आपको क्या निकल करके आएगा, इसका कार का ऑन रोड प्राइस निकल करके आता है, ठीक है। तो इतनी देखिए इतनी सारी डिटेल्स इसने आपको बताई, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं दोबारा इसमें वॉक थ्रू आपको नहीं करवा रहा हूँ, सारी बातें आपके दिमाग में हैं इन्हीं डेटाज़ के बेसिस पर। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको आती है केस स्टडी समझ में आ रही है, आपको लगता है सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए। क्वेश्चंस ये रहे, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फिर आपका 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहें तो रोक करके इनको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर रुकना चाहें तो रुक करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए पहला सवाल है हमारे सामने, maximum amount of loan based on road price alone that can be considered if condition on take home pay is ignored, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है ऑन रोड प्राइस के बेसिस पर अगर टेक होम कंडीशन को हम इग्नोर कर दें।
कितना पैसा घर ले जाना है। टेक होम कंडीशन क्या कहती है कि जो 62,000 रुपये टीचर की सैलरी उसका 50% यानी 31,000 वो घर ले जाए, ये बात इंश्योर करनी है। लेकिन अगर इस कंडीशन को आप भूल जाओगे 31,000 ले ही जाना है तो मैक्सिमम कितने रुपए का लोन हम उस कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम EMI अमाउंट दैट इज अवेलेबल फॉर रीपेमेंट टू लोन इफ कंडीशन ऑन टेक होम पे कंडीशन इज अप्लाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, हम सीधे सॉल्व की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन की बात करूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। तो देखिए कार का ऑन रोड प्राइस निकालिए, एक शोरूम प्राइस 6,32,000 रुपये। ठीक है, व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम 7,320 रुपये, 15 साल का रूट है 21,600, 1,900। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन इफ टेक होम कंडीशन इज इग्नोर्ड हमें निकालना है। तो पहले ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारा जोड़ेंगे, एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस का पैसा, रजिस्ट्रेशन का चार्जेज, रोड टैक्सेस सब जोड़ करके आपको मिल जाएगा 6,62,820 रुपये। कितना मिलेगा ये सारा फ्रेंड्स आप जोड़ेंगे तो 6,62,820 रुपये आपको निकल करके आएगा। आप कैलकुलेटर रखिए, अगर नहीं है तो कॉपी पेन और कैलकुलेटर रखिए और इसको कैलकुलेट करिए, जोड़िए, 6,62,820 रुपये निकल करके आएगा। अब मैक्सिमम लोन आप कितना कर सकते हैं, जो ये ऑन रोड प्राइस निकला है इसका 90% मैक्सिमम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से इसका 90% निकाल लीजिए तो 5,96,538 रुपये आता है। अब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 करनी है, ये बात भी बोली थी उन्होंने, तो ये हो जाएगा 5,97,000 रुपये, जो कि आप एज ए लोन दे सकते हो। 5,97,000 रुपये का मैक्सिमम लोन दिया सकता है। यहाँ पर हमने ध्यान दीजिए कि वो कितना पे कर सकता है, ये सब बातें नहीं ध्यान रखिए। मैक्सिमम लोन जो हम कस्टमर को दे सकते हैं, कोई भी कंडीशन अगर दिमाग में ना रखें तो ये है कि ऑन रोड प्राइस का 90%। हमने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट किया, उसके लिए सारी चीज़ें जोड़ ली, एक शोरूम प्राइस जोड़ा, इंश्योरेंस का प्रीमियम जोड़ा, हमने रोड टैक्सेस जोड़े, हमने जो है एक चीज़ और थी रजिस्ट्रेशन फीस जोड़ी, ये सारा जोड़ करके ऑन रोड प्राइस निकला और उस ऑन रोड प्राइस का 90% हमने कैलकुलेट किया एंड देन वी गॉट 5,97,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा करंट आंसर 5,97,000 रुपये निकल करके आएगा। ये हो गया आपका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम EMI अमाउंट दैट इज अवेलेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इफ कंडीशन ऑन टेक होम पे इज अप्लाइड। तो ये जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम कितना जो है EMI पे कर सकता है अगर टेक होम कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए 62,000 रुपये उस व्यक्ति की सैलरी है, उसमें से टेक होम उसको 50% करना है, यानी 31,000 रुपये वो घर ले जाएगा। यानी कि जो 62,000 रुपये फ्रेंड्स उसमें से 31,000 रुपये उसको घर ले जाना है, ये बात हमें इंश्योर करनी है, क्योंकि टेक होम कंडीशन यही कहती है। टेक होम कंडीशन अगर आप लगाओगे तो इसका मतलब 31,000 रुपये उसका छू नहीं सकते, वो अपने घर ले जाएगा। तो बचे कितने, केवल 31,000 रुपये बचे। इतना EMI वो भर सकता है, लेकिन इतना वो EMI भर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसको हर महीने LIC भी जमा करना है, जो उसका PF का इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो भी देना है, 4100 रुपये वो भी देने हैं, PF रिसीवेबल्स ये भी तो इसी में से घटाएगा। वो कहाँ से पैसा लेकर आएगा? उसने 62,000 रुपये कमाए और आपने कहा कि भैया ऐसा है कि 50% अपने घर ले जाओ, तो 31,000 घर लेकर चला गया, तो बचा 31,000 रुपये तो है। और हर महीने बैंक से वो LIC की किस्तें भी भरता है, बैंक वाले PF इंस्टॉलमेंट के तौर पर 4500 काटते हैं और PF में जो लोन ले रखा है उसकी रिकवरी 4100 रुपये की होती है। तो ये पैसे इसी 31,000 में से तो आप पे करोगे। ये वाला 31,000 तो भैया साफ़ सुथरा हम घर लेकर चले गए। तो अब क्या होगा, ये सारा LIC का जो डिडक्शन है आपका 3,000 रुपये का, PF का डिडक्शन है आपका 4500 रुपये का और PF की रिकवरी 4100 रुपये की, ये सारा जब आप जोड़ोगे तो 11,600 रुपये आता है। ये इसी 31,000 रुपये में से ही तो आप डिडक्ट करोगे, तो ये 11,600 जब आप घटाओगे तो 31,000 रुपये वो पर्सन पे कर सकता था। ठीक है, उसमें से 11,600 रुपये उसने क्या किया, कटवा दिए, इधर उधर उसके कट गए, तो 19,400 रुपये उसके पास टोटल बचते हैं। अब देखिए केस स्टडी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल क्या है कहानी इसमें समझने की बात है कि क्या कंसीडर करना है क्या नहीं कंसीडर करना है। डेटा ढेर सारा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि मैक्सिमम EMI वो कितनी पे कर सकता है अगर टेक होम कंडीशन अप्लाई किया जाए। अब एक आप अपनी तरफ से सोचिए इस चीज़ को कि अगर टेक होम कंडीशन ना लगाई जाती, टेक होम पे ना लगाया जाता, तो वो मैक्सिमम कितना EMI दे सकता था। आप सोचिए इस चीज़ को। तो देखिए कमाता कितना है 62,000 रुपये और टेक होम लगाना नहीं है, यानी वो घर ले जाए ना ले जाए हमें मतलब नहीं है। तो भाई क्या करें,
करेगा, उसमें से ये वाले पैसे घटवा देगा। 3,000 रुपये LIC के, 4500 रुपये PF के, और ये 4100 रुपये जो है PF रिसीव्स के जो या रिकवरी के जो जा रहे हैं उसको घटवा देगा। तो 11,600 रुपये उसके घट जाएंगे। तो आप 62,000 रुपये में से 11,600 रुपये अगर आप घटा दोगे फ्रेंड ना, तो जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट वो मैक्सिमम EMI के तौर पर पे कर सकता है। ठीक है, ऐसे घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे, तीसरा क्वेश्चन आपका केवल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि द सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड ऑन व्हीकल बाय वे ऑफ। तो इस क्वेश्चन को देखिए चारों ऑप्शन के साथ में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो आपने कार खरीदी है, बाइक खरीदी है, उस पर जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट बनेगा वो किस मेथड से बनेगा? असाइनमेंट होगा, प्लेज होगी, हाइपोथेकेशन होगा, या RC बुक पर लियन मार्क होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पूरा डिटेल में शुरू में ही आपको समझाया था कि जब आप कार खरीदते हैं तो वहाँ पर हाइपोथेकेशन होता है, और उस केस में पोजेशन भी आप ही के कस्टमर के पास ही रहता है और ओनरशिप भी कस्टमर के पास ही रहती है ना। हाइपोथेकेशन की यही खासियत होती है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। तो केस स्टडी में एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कई बार बोला हुआ है कि केस स्टडी को अगर आती है नहीं आती तो भी एक बार उसके 5 क्वेश्चन को हो आइए, एक बार देख लीजिए, क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिनका उस केस स्टडी से कोई लेना देना ही ना हो। उसका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएशन ऑफ चार्ज टू बी रजिस्टर्ड विद। जो आप क्रिएशन ऑफ चार्ज करोगे उसको किसके साथ रजिस्टर करना होता है? यानी कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो जो चार्ज क्रिएट होगा वो कहाँ होगा? सरसई में होगा, RTO ऑफिस में होगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, या जो है A एंड B, सरसई और RTO ऑफिस दोनों का। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ RTO ऑफिस में जा करके चार्ज को क्रिएट करवाया जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड जो है ये 5वां जो क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आया है। कितना भी पढ़ा मैंने, समझने की कोशिश की, इधर उधर ट्राई भी किया आंसर पकड़ने की, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे, तो मैं छोड़ रहा हूँ। उस बार भी मैं नहीं बता पाया था और इस बार भी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं रहा। देखिए, व्हाट शुड बी रीपेमेंट पीरियड इन मंथ rounded out to lower number in case bank consider loan quantum based on road price alone, ignore the take home condition but consider the maximum EMI eligible amount based on the होम पे। ठीक है, तो मैक्सिमम EMI के लिए आपको होम पे कंडीशन लगानी है, लेकिन जो है जो लोन के केस में आपको टेक होम कंडीशन इग्नोर करनी है और फिर बताना कितनी EMI में इसको चुका देगा। तो मुझे फ्रेंड्स ये क्लियर हो नहीं पाया था, तो आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप में से अगर किसी को आता है, समझ में आता है, पता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें 2 और क्वेश्चंस डाले हुए फ्रेंड्स। ओके, ये केस स्टडी का पार्ट नहीं है, मतलब केस स्टडी में पूछे नहीं गए थे, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वो एग्जामिनर चाहे तो घुमाने के लिए कुछ क्वेश्चंस और बना सकता है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इसमें डाले हुए हैं, जिसमें से अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ही था कि मैक्सिमम EMI अमाउंट अवेलेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इफ कंडीशन ऑन टेक होम पे इज इग्नोर्ड। तो अगर टेक होम कंडीशन इग्नोर करेंगे तो उस केस में क्या होगा भाई? मैक्सिमम वो कस्टमर 62,000 पे कर सकता है, क्योंकि आप सोचिए अगर कोई डिडक्शन ना हो, मेरी ग्रॉस सैलरी 62,000 है तो भैया 62,000 पूरे के पूरे काट लीजिए, मुझे क्या ऐतराज़ है ना। लेकिन ये 62,000 में नहीं दे सकता क्योंकि भाई मैंने LIC करवा रखी, उसका पैसा काटोगे, उसके बाद में मेरा PF का रिकवरी जा रहा है 41 रुपये, वो आप काटोगे, 45 रुपये मेरा PF का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, वो सारा जोड़ करके जो 11,600 रुपये है वो मैं डिडक्ट करवा लूँगा, तो बचा मेरा 50,400 रुपये। इतना रुपये मैं मैक्सिमम EMI के तौर पर दे सकता हूँ, यानी कि हर महीने आप मेरी EMI 50,400 रुपये की बांध सकते हैं 62,000 की मेरी ग्रॉस सैलरी में। लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं। ध्यान दीजिए, इस केस में इस कस्टमर के पास में खाने पीने के लिए एक पैसा नहीं बच रहा है। 62,000 रुपये टोटल कमाया, उसमें से 11,600 रुपये कट के चले गए दूसरों के पास में, बचा इसके बाद 0, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं बैंक को लोन करने के टाइम पे। एक और केस देखिए, मैक्सिमम EMI अमाउंट दैट इज अवेलेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इफ कंडीशन ऑफ टेक होम पे इज अप्लाइड बट डिडक्शंस आर इग्नोर्ड। अब यहाँ क्या है कि आपको टेक होम कंडीशन अप्लाई करनी है लेकिन डिडक्शंस इग्नोर करनी है। कहने मतलब ये हुआ कि 62,000 रुपये की जो ग्रॉस सैलरी है उसमें कोई डिडक्शन ही नहीं है। मान लीजिए पूरा 62,000 आप जो है घर मतलब पूरा 62,000 रुपये कमा रहे हैं, कोई डिडक्शन नहीं हो रही, तो अगर 62,000 कमा रहा हूँ तो मैं पूरा 62,000 रुपये मैं जमा कर सकता हूँ एज ए EMI, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि भैया टेक होम कंडीशन को अप्लाई करिए, तो टेक होम कंडीशन ये कहती है कि इसका 50% घर ले जाना है, तो 31,000 रुपये चले गए घर, तो बचा कितना? 31,000 रुपये बचे। वही उतना 31,000 रुपये मैं जो है पूरा का पूरा पे कर सकता हूँ। तो अगर जो है
टेक होम कंडीशन आपको लगानी है और डिडक्शन को इग्नोर करना है, तो मैक्सिमम जो ईएमआई वो कस्टमर भर सकता है वो 31,000 रुपये होगी। समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया आपको। कैसे समझा देखिए भाई, कुल मैं 62,000 रुपये टोटल कमा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि इसमें से कोई डिडक्शन ही नहीं, ना मैं LIC भरता हूँ ना PF में कुछ कटता है, 62,000 रुपये मुझे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप लोन देने लगे तो आपने कहा कि ऐसा करो 50% आप घर ले जाओ भाई, क्योंकि ये बात मुझे कही गई है कि पे होम अप्लाइड करना है। तो 50% अगर घर ले गया तो 62,000 में से 31,000 तो मेरे घर चले गए, कोई और डिडक्शन है नहीं। तो 31,000 रुपये जो बचे भैया, ये पूरा का पूरा आप जो है इनमें से वसूल लीजिए मेरे से एज ए EMI। तो 31,000 रुपये मैं एज EMI आपको जमा कर सकता हूँ, पहुंचा सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया कुल मिलाकर के इस केस स्टडी में हमने 7 क्वेश्चन देखे, और मेरे ख्याल से इन 7 क्वेश्चंस में ना अब व्हीकल लोन पर अगर कोई भी केस स्टडी बनती है, अगर इतनी बातें आपको पता होंगी, हाथ से बाहर नहीं जाने वाली किसी भी कीमत पर। आप जो है 5 के 5 मार्क्स एकदम ले आओगे। बहुत किस्मत ख़राब रहेगी तो एक क्वेश्चन जो ये 5वां है ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगी जिसको समझ में नहीं आएगा, तो एक आध नंबर का नुकसान भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्टली यू कैन सॉल्व इट। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच, होप है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।